नमस्कार दोस्तों, प्रिस्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर पुनः हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे कि पिछले 3 या 4 वीडियोज में 5 वीडियोज में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में अध्ययन किया था। वो चैप्टर अपना पूरा हो गया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो ग्रामर का नया चैप्टर अपन लेने वाले हैं और वो चैप्टर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में उसके क्वेश्चन पुटअप होते हैं और हम अब जो क्लासेस चल रही है इनमें उन नॉर्मल इंग्लिश यानी सामान्य इंग्लिश के जो चैप्टर हैं उनको आपके सामने रख रहे हैं। किसी सिलेबस विशेष का नहीं, ऐसे कॉमन चैप्टर का मैं चयन कर रहा हूं जिनके क्वेश्चन हर एग्जाम में पुटअप होते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले प्रिस्कार क्लासेस की पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जो इस मुश्किल समय में आप लोगों तक ये काम बखूबी निभा रहे हैं, ये वीडियो आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। मैं अपनी टेक्निकल जो टीम है उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि ये कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ रहे हैं। और इसमें सबसे मेन अहम भूमिका वो मनोज कुमार की है, तो मनोज कुमार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अब हम अपनी जो क्लास है उसको आगे बढ़ाएँ। तो आज हम अध्ययन करेंगे ग्रामर के इस चैप्टर में मॉडल का। मॉडल के संदर्भ में एक बात और बता दूं, हम इंग्लिश के बारे में बहुत सी बार नाइंसाफी करते हैं। मॉडल की जो स्पेलिंग है उसको बहुत बार हम गलत कर देते हैं। उसमें हम लिखते हैं MODEL, ये करेक्ट स्पेलिंग नहीं, ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। अगर अपन क्रिया की बात करें जो सहायक क्रिया के रूप में काम करता है, जो हमारा चैप्टर है वो अपना चैप्टर है ये मॉडल, और इसका उच्चारण होता है मॉडल। मॉडल का मतलब नमूना होता है। जैसे मैं कहूँ ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, तो वो मॉडल है, नमूना है। हम मॉडल का अध्ययन नहीं कर रहे, हम मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले मॉडल का अध्ययन करना अपन शुरू करें तो हम लोगों में अमूमन एक कमी देखी जाती है कि हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, पर कोई भी काम जल्दबाजी में इतना वो सहज तरीके से हो नहीं पाता। मेरा सबसे पहले कहना ये है कि अगर कोई हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। मेरी हमेशा से सोच रही है। तो सबसे पहले तो मैं मॉडल के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि मॉडल होता क्या है, इसके कौन कौन से जनरल जो रूल्स होते हैं उनको हम फॉलो करें तो फिर हमको मॉडल पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। तो मैं इस चैप्टर को शुरुआत करता हूं। आप ऐसे भ्रमित नहीं हो गया कि भाई मॉडल पढ़ रहे थे कहाँ वर्ब पे आ गए। तो धीरे धीरे में मॉडल का कहाँ से जन्म होता है, कहाँ किस प्रकार पर काम में लेते हैं उस बात की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं मॉडल के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा वर्ब की। वर्ब एक सामान्य वर्ड है, सबको पता है वर्ब का हिंदी अर्थ क्या होता है। वर्ब का हिंदी अर्थ होता है क्रिया। और अगर मैं क्रिया के डेफिनेशन की बात करूं तो अमूमन सब लोगों को पता होता है, हिंदी में इस कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। बट करना तो समझ में आता है। जैसे मैंने कहा मोहन है वो दौड़ रहा है, मोहन दौड़ने की क्रिया कर रहा है। मोहन लिख रहा है, लिखने की क्रिया हो रही है। मोहन पढ़ा रहा है, पढ़ाने की क्रिया कर रहा है। बट वो होना क्या होता है उस चीज़ को भी आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने वर्ब की जो डेफिनेशन है वो क्लियर कर देता हूँ। वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू टेल और assert something about some person और something। ये जो मैंने बोर्ड पे वर्ब की डेफिनेशन लिखी है इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैंने लिखा है वर्ब इज अ वर्ड, क्रिया एक शब्द है, दैट इज यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, टू टेल और असर्ट कुछ बताने के लिए, समथिंग किसी वस्तु के बारे में, असर्ट समथिंग कुछ बताने के लिए, अबाउट सम पर्सन किसी व्यक्ति के बारे में और किसी वस्तु के बारे में। यानी वर्ब एक एक्शन वर्ड है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के एक्शन के प्रति बताने के लिए किया जाता है कि वो क्या कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूँ तो पहला एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा इस डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए। राहुल इज प्लेइंग हॉकी, ये अपना पहला सेंटेंस हुआ। दूसरा मैं लेना चाहूँ तो मैं लिखूँगा ही वॉज डाइड। तीसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ ए लायन वॉज कॉट in
नेट। ये 3 एग्जाम्पल हैं। 3 एग्जाम्पल के द्वारा क्रिया की जो परिभाषा है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा था कि हिंदी में हम कहते हैं कि जिस काम में किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिएगा, ये जो सेंटेंस है इसमें राहुल इस वर्ब का सब्जेक्ट है, प्लेइंग इसमें मुख्य क्रिया है यानी वर्ब है। राहुल इज प्लेइंग हॉकी। अब ये जो राहुल है ये खेल रहा है, तो खेलने का जो प्रभाव है वो हॉकी पे जा रहा है, यानी इसकी काम करने का जो काम कर रहा है तो उसका जो एक्शन है वो ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि राहुल कोई का क्रिया कर रहा है, इसे कहते हैं कुछ करना। दूसरी मैं वर्ब को देखूं, ही वॉज डाइड, तो ये जो मैन वर्ब वॉज है, जो वर्ब है वॉज और डाइड, इसका कर्ता मान सकते हो आप ही है। अब ही कोई काम करे तो उसका एक्शन का प्रभाव नेक्स्ट कोई ऑब्जेक्ट पे जाए तो उसको करना होता है, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा, क्रिया के द्वारा जो एक्शन और उसका प्रभाव इसके ऊपर खुद ही पड़ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कुछ होना, यानी ही कोई कुछ हो रहा है। इसमें राहुल खेल रहा है और खेलने का प्रभाव हॉकी पे जा रहा है। इसमें मरने की जो क्रिया है उसका प्रभाव कर्ता पे वापस ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको कहते हैं कि कुछ होना। अब दूसरा वर्ड, ए लायन वॉज कोट इन नेट, कि जो एक शेर है उसको जाल में फंसाया गया, पकड़ा गया। तो ये जो HV और MV है इसमें ये साइक्रिया, ये अपन ले सकते हैं जो मुख्य क्रिया। तो इसमें लोयन को पकड़ने का जो क्रिया है, तो पकड़ने का जो प्रभाव है वो खुद लोयन पे ही आ रहा है, तो इसको कहते हैं कुछ होना, यानी इस वर्ब के द्वारा जो एक्शन हो रहा है उसका प्रभाव इस लोयन पे ही वापिस आ रहा है। तो इसके संदर्भ में कहा जाता है कि क्रिया वो शब्द है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है। तो ये तो थी अपनी क्रिया की डेफिनेशन। अगर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएं तो जो वर्ब है वो जो मॉडल जो हम पढ़ रहे थे, तो मॉडल है वो वर्ब से ही जन्म लेता है। इसका डिवाइडेशन आगे डायग्राम हम लिखेंगे तो मॉडल की चर्चाएं आएगी। तो वर्ब है, इसको मैं मॉडल तक जाने के लिए एक डायग्राम बनाना चाहूँगा। हम क्रिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट का नाम मैं दे सकता हूँ मैन वर्ब, मैन वर्ब। दूसरा जो पार्ट है उसका मैं नाम दे सकता हूँ ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। चार्ट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मॉडल तक जाएं उससे पहले हम इन चीज़ों को, जिनकी बेसिक कंसेप्ट हैं उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। क्रिया को मैंने 2 रूपों में डिवाइड कर लिया, मैन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। मैन वर्ब का अर्थ होता है मुख्य क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब जिसका सेकंड नाम अपन हेल्पिंग वर्ब भी देते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। अब मैन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को 2 तरीके से डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट जो डिवाइडेशन है वो मैं ऑक्सिलरी वर्ब का कर सकता हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब को भी 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब का जो पहला भाग होगा वो होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा पार्ट में ले सकता हूँ मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि हमने वर्ब को पहले 2 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग था अपना मैन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसका दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी होता है। अब मैंने ऑक्सिलरी वर्ब को 2 भागों में डिवाइड कर लिया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसका दूसरा नाम सेकेंडरी वर्ब भी होता है, सेकेंडरी जो ऑक्सिलरी वर्ब अपन बोलते हैं। अगर मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात करूं तो इनमें ये क्रियाएं आएंगी। एक तो आएगी बी वर्ब, डू वर्ब और हैज वर्ब, ये 3 क्रियाएं हो गई, बी वर्ब, डू वर्ब और हैज वर्ब। अगर इनको हम डिवाइड करना चाहें तो बी वर्ब के रूप हो जाएंगे इज, आर, एम, वॉज, वर। अगर हम डू वर्ब की बात करें तो डू, डज और एक आ जाता है डिड। अगर अपन हैज या हैव वर्ड की बात करें तो हैज, हैव और हैड, ये 3 हो गए। यानी कि इस प्रकार ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आ गई। अगर मैं सेकेंडरी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ बढ़ूं तो आपको पता है कि मॉडल हैं उनकी संख्या कितनी होती है, आप सोचिएगा। मॉडल होते हैं उनकी संख्या होती है 13, ये 13 वर्ब होती हैं। और जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है
वो संख्या में होती है 11। तो टोटल जो ऑक्सिलरी वर्ब हो गई उनकी संख्या हो जाती है 24। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, must, can, could, shall, should, will, would, may, might, must। इसके आगे बढ़े तो ought to, dare, need, और एक अपना बच जाता है used to। एक और बच गया, सॉरी, need। ये संख्या में होती है 13। काउंट कर लीजिएगा, 13 होगी। जैसे हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी कि एक ज़्यादा बढ़े। इसका मतलब हमने एक वर्ब को कोई 2 बार यूज कर लिया है। सॉरी, मैं देखना चाहूँगा। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, dare, नीड नॉट, यूज्ड है और नीड। सॉरी, नीड को मैंने 2 बार लिखा था, तो नीड को एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये संख्या में हो गई 13। तो यहाँ से अपना जो मॉडल है उसका जन्म हो जाता है। हम मॉडल का अध्ययन करना चाहते थे। सबसे पहले हमने देखा वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब को मैंने 2 भागों में बांटा, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को पार्ट एक बार यहाँ पे मैंने क्लोज किया, ऑक्सिलरी वर्ब को आगे बढ़ाया। तो एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो संख्या में होती है 11 और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो संख्या में होती है 13 और टोटल जो ऑक्सिलरीज हैं वो संख्या में होती है 24। इस प्रकार ये अपना चैप्टर मॉडल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब मैं यहाँ पे मॉडल को लेकर आगे बढ़ना चाहूँगा। अगर हम हिद्र पढ़ना चाहें तो अपना टेंस वाला पार्ट शुरू हो जाता है और हिद्र हम बढ़ें तो मॉडल की बात होती है और मॉडल भी टेंस का एक पार्ट के रूप में ही होता है। जो हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं वो फ्यूचर टेंस नहीं होता, हकीकत में टेंस 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। तीसरा जो पार्ट होता है वो मॉडल का होता है। तो इस रूप में हम यहाँ मॉडल का अध्ययन करते हैं। शायद आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा, अच्छी तरह से आपने देख लिया होगा। प्रश्न कई बार पुटअप हो जाते हैं कि संख्या में जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो कितनी होती है, 13 होती है। प्राइमरी वर्ब कितनी होती है, 11 होती है। टोटल एनोमल्स वर्ब, इन दोनों को मिला दिया जाए तो नाम होता है एनोमल्स वर्ब। वो कितनी होती है, तो संख्या में वो 24 होती हैं। अब मैं ये आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में अंतर क्या होता है, यानी कि इनको हम अंतर किस प्रकार करें, इस चैप्टर को अलग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अब जो मॉडल की बेसिक जो जनरल विशेषताएं हैं उनको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अपन एक एक मॉडल को लेंगे और उनका अच्छी तरह से हम अध्ययन करेंगे। मॉडल एक बहुत ही कन्फ्यूजल चैप्टर है, आप घबराएंगे नहीं, साथ साथ चलते जाइए, देखते जाइए। मॉडल में जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको हम सब उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ में मॉडल की कुछ जनरल क्वालिटीज होती हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। मैंने लिया वर्ड मॉडल और मॉडल की मैं जनरल क्वालिटीज के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो मॉडल हैं उसकी कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो मॉडल है उनकी सामान्य विशेषता की मैं बात करूं तो मैं नंबरिंग लगाता हूं 1, जो हर कंडीशन में इन पे रूल वो लागू होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। और पहले रूप में मैं कहना चाहूँगा मॉडल ऑलवेज यूज्ड विथ मैन वर्ब कह दो, मैन वर्ब या प्राइमरी वर्ब, यानी कि मैंने वर्ड लिया मॉडल इज ऑलवेज यूज्ड विथ मैन वर्ब या प्राइमरी वर्ब। तो मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मॉडल है उसका हमेशा प्रयोग मैन वर्ब के साथ होता है। और ये जो डिफरेंस है वो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा ही इज ए डॉक्टर। दूसरा लिखा ही कैन
टीच इंग्लिश। तीसरा लिखा ही इज रनिंग। 3 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। इन एग्जाम्पल से जो मैंने रूल लिया है, मॉडल इज ऑलवेज यूज्ड विथ मैन वर्ब, यानी कि मॉडल का कभी अकेले यूज हम नहीं कर सकते इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से। अगर मॉडल को काम में ले रहे हैं तो उसके साथ मैन वर्ब का आना जरूरी होता है। यहाँ में प्राइमरी वर्ब जो अपनी मैन वर्ब थी और ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इनमें अंतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सेंटेंस को देखिएगा, ये तो स्वयं सिद्ध है कि कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता जिसमें मैन वर्ब नहीं आए। ऐसा हो सकता है कि सहायक क्रिया न आए बट मैन वर्ब का किसी भी सेंटेंस में आना बहुत जरूरी होता है। तो पहला सेंटेंस मैंने लिखा ही इज ए डॉक्टर। अब आप कहेंगे कि इज के साथ तो आईएनजी क्रिया का रूप आना जरूरी है, लेकिन इसमें आईएनजी क्रिया का रूप नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पे ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो मैन वर्ब के रूप में काम कर रही है। बट मॉडल के साथ ऐसा कभी नहीं होता कि हम मैन वर्ब के लिए बगैर ही मॉडल जो है उसका प्रयोग भी हम मैन वर्ब के रूप में कर लें। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मॉडल इज ऑलवेज यूज्ड विथ मैन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया के साथ इसका यूज होता है। तो यहाँ जैसे मैंने कैन लगाया, कैन के साथ मेरे को टीच लगाना बड़ा ही जरूरी था। तो शायद ये अंतर आपका पहला क्लियर हो जाता है कि प्रत्येक मॉडल के साथ मैन वर्ब का आना जरूरी है, परंतु ये जरूरी नहीं कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है उसके साथ मैन वर्ब का आना जरूरी हो, क्योंकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब खुद कई बार मैन वर्ब का काम कर लेती है। तो ये दोनों में पहला डिफरेंस हुआ। शायद आपने ये रूल अच्छी तरह से देख लिया होगा। मॉडल इज ऑलवेज यूज्ड विथ मैन वर्ब, यानी मॉडल को जहाँ भी आप काम में लेंगे, चाहे कैन ले लो, कुड ले लो, सेल ले लो, शुड ले लो, विल ले लो, वुड ले लो, कुछ भी ले लो, उसके साथ मैन वर्ब का आना जरूरी है। ये मॉडल का पहला रूल था। अब मॉडल के दूसरे रूल की तरफ हम बढ़ते हैं कि जनरल जो क्वालिटीज है, जनरल जो प्रिंसिपल है, जो जनरल सामान्य रूल है, वो मॉडल का क्या होता है। दूसरा मैं लिखना चाहूँगा नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। मैंने रूल नंबर लिया 2 और यहाँ पे लिखा नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के द्वारा मैं क्लियर कर देता हूँ। नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा जेंडर, और तीसरा यहाँ पे हो जाता है नंबर, जेंडर और पर्सन। यानी कि जो मॉडल है उस पे नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता, जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता और पर्सन का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ लोग ये पूछना चाहेंगे कि नंबर, जेंडर, पर्सन क्या होता है। इनको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। नंबर का मतलब सिंगुलर और प्लूरल, यानी हो सकता है कि मॉडल को हम यूज में ले रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा साथ साथ में क्लियर करता चलूँ कि मॉडल को हम काम में ले रहे हैं, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी कैन आ जाएगा, प्लूरल के साथ भी कैन आ जाएगा, मॉडल पे नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा ही कैन प्ले, मैं ये भी लिख सकता हूँ दे कैन प्ले। अगर हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो उन पे जो वर्ब का सब्जेक्ट है उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन मॉडल की बात करूँ तो नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कर्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता मॉडल का। जैसे नंबर, मैंने इस सेंटेंस में कैन के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया, ही कैन प्ले। इसमें मैंने कैन के साथ प्लूरल सब्जेक्ट है उसका प्रयोग किया, दे कैन प्ले, प्रोनाउन का यूज किया। जैसे ये प्रोनाउन हुआ, मैं नाउन भी ले लेता हूँ। जैसे मोहन कैन ड्राइव ए कार, या फिर दूसरा पीपल कैन प्ले चेस। इसमें देखिए मैंने सिंगुलर नाउन लिया मोहन, फिर भी मैंने कैन का यूज किया। इसमें मैंने प्लूरल नाउन ली पीपल, फिर भी मैंने कैन का प्रयोग किया। तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो सब्जेक्ट है उसके नंबर पे मॉडल का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ही कैन, दे कैन, ही शुड, दे शुड, वी शुड कुछ भी यूज में ले सकते हो। तो ये अपना नंबर की बात हुई। दूसरा मैंने लिखा था जेंडर, यानी जेंडर का भी मॉडल पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। जैसे मैं लिख सकता हूँ ही कैन सिंग, दूसरा मैं लिख सकता हूँ सी कैन सिंग, सी कैन सिंग।
अब देखिए ये दोनों वर्ब हैं, इसका जो सब्जेक्ट है वो मैस्कुलिन है और इसका फेमिनाइन है, यानी एक में पुल्लिंग और एक में स्त्रीलिंग है, फिर भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लिखा नो इफेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी मॉडल पे सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात आई पर्सन की, तो पर्सन का मतलब है कि हम जैसे ही के साथ भी मैं शुड का प्रयोग कर सकता हूँ, ही शुड मैं लिख सकता हूँ दे शुड, यानी कि चाहे वो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन हो, फर्स्ट प्रोनाउन हो, सेकंड प्रोनाउन हो, थर्ड प्रोनाउन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ एक ही मॉडल का यूज हो जाता है। तो मॉडल के बारे में सामान्य जो कंसेप्ट थी दूसरी है अपनी, वो ये थी कि इस पे सब्जेक्ट पे कोई फर्क इसका नहीं पड़ता। तीसरा अपन रूल लेना चाहिए, तो तीसरे रूल के संदर्भ में जो बेसिक रूल है उसकी मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। जैसे तीसरा मैं लिख सकता हूँ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कैन बी यूज टुगेदर। देखिएगा मैंने लिखा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कैन बी यूज टुगेदर, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं एक सेंटेंस के द्वारा ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जैसे दे शुड हैव डन देयर होमवर्क। एक सेंटेंस तो मैंने ये लिखा, एक सेंटेंस में लिखने की और कोशिश करूँगा, दे हैव should done their homework। दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, क्या दोनों एग्जाम्पल सही हैं? हाँ, मैंने ये जरूर कहा है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है, बट उनका भी एक सीक्वेंस होता है। ऐसे नहीं कि हम कोई भी सीक्वेंस में इनका यूज कर लें, बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन हर व्यक्ति को इन चीज़ों का जानकारी नहीं होती। कुछ नए जो लर्न इंग्लिश करने वाले हैं, लर्नर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं ये रूल पुट अप कर रहा हूँ। पहला सेंटेंस और दूसरा, इसमें ध्यान से देखिएगा, पहला सेंटेंस करेक्ट है या दूसरा, क्योंकि फाइंड एरर से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनमें कई बार ऐसे प्रश्न डाल भी दिए जाते हैं। तो दोनों सेंटेंस को शायद आपने ध्यान से पढ़ा होगा। तो शुड हैव या हैव शुड, मैं कहना चाहूँगा कि अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को एक साथ में यूज में लिया जाए तो पहले आएगी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद में आएगी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इट मीन्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो अपना सूत्र जो सेट है वो इस पे बैठता है, पहले मॉडल उसके बाद में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये अपना जो पहला एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल करेक्ट है, दूसरा एग्जाम्पल सही नहीं है। तो ये अपना जो मॉडल है उसके संदर्भ में तीसरा जो रूल है वो क्लियर हो जाता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को एक साथ में यूज किया जा सकता है, लेकिन इनका एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के साथ ही यूज में लेना पड़ता है। इसके संदर्भ में एक तीसरा रूल और है, 4 रूल हैं कॉमन, आज हम 4 रूल की बात करेंगे। तीसरे रूल में आपके सामने लिखना चाहूँगा, तीसरे रूल मैंने लिखा बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। अब मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखूंगा, आपको क्लियर करना है कि कौन सा एग्जाम्पल सही है। ही शुड टू डू हिज वर्क। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा ही शुड डू हिज वर्क। दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए कि दोनों सही है या फिर इनमें एक पार्ट सही है। तो मैंने लिखा था बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है कि मॉडल के बाद हमेशा, जैसे मैं इस प्रकार क्लियर कर देता हूँ, मॉडल प्लस टू प्लस वी फास्ट या मॉडल प्लस बेयर इन्फिनेटिव, यानी विदाउट टू वर्ब का यूज करना बेयर इन्फिनेटिव होता है। अगर दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो मैं कहूँगा कि ये सही है और ये गलत है। क्या सही कह रहा हूँ मैं?
कि जो पहला एग्जाम्पल है वो सही है और दूसरा एग्जाम्पल है वो गलत है, नहीं। चैलेंज करना जरूर सीखिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें इस चीज़ को चैलेंज करना चाहिए, ये क्लियर है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मॉडल के बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। मॉडल के बाद कभी भी टू प्लस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज नहीं होता। तो अपना ये सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है और ये जो अपना सेंटेंस है वो करेक्ट है। ये ही शुड डू हिज वर्क, नॉट ही शुड टू डू हिज वर्क। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मॉडल और जो अपनी वर्ब है उसके बीच में कभी भी हमें टू का यूज नहीं करना चाहिए, ओनली बेयर इन्फिनेटिव का ही यूज होता है। अब जो मॉडल है उसकी जनरल क्वालिटीज़ के बारे में एक सामान्य रूल आपके हमारे बीच और बचा है, उस रूल को हम जल्दी से फटाफट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आज की क्लास का जो टाइम है वो एंड की ओर घड़ी इशारा कर रही है। तो उस रूल के बारे में अगर आपसे मैं बात करना चाहूँ तो मैं ऐसे कहूँगा, एक नाम लिखूँगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। वर्ड दिया मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, या मैं इसको कह सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म। यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब होता है जो संक्षिप्त रूप होता है और संक्षिप्त रूप में उसको यूज में करना। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ, कुछ मॉडल ले सकता हूँ, जैसे कैन प्लस नॉट मैंने लिखा, कांट इसका दूसरा लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, कैन नॉट, कांट, कैन नॉट दोनों ही सही है। ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये इसकी फुल फॉर्म है, गलत दोनों ही नहीं है, दोनों ही सही है, लेकिन इनके यूज का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मैंने लिखा कुड प्लस नॉट, ये हो जाएगा कुडंट। इनकी कुछ स्पेशल फॉर्म बनती है, जैसे मैंने लिखा सेल प्लस नॉट, या फिर मैंने लिखा विल प्लस नॉट, इसकी होती है सानॉट, शांत, इसकी होती है वॉन्ट, बाकी की सेम चलती रहेगी। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा कैन, कुड, शुड हो गया, मैं लेना चाहूँगा मस्ट। तो अगर मस्ट के साथ मैं नोट लगाऊँ तो मस्टंट हो जाएगा। यानी कि ये जो दो फॉर्म ये हो गई, एक फॉर्म ये गई, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होती है इसकी स्पेशल फॉर्म होती है। मैं बातचीत कर रहा था कि मॉडल की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी नोट का प्रयोग करना साथ में, ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये इसकी फुल फॉर्म है या अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो बात ये चली थी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के यूज हम कहाँ करें और कहाँ नहीं करें। तो मैं एक वर्ड लिखना चाहूँगा, कोलोक्विल। जो वर्ड आया ये कोलोक्विल, इसका मतलब होता है सामान्य बोलचाल की भाषा। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जब हम मॉडल पढ़ेंगे तो आगे बहुत सी बार हम कंफ्यूज भी होंगे, इसलिए इस रूल को मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाहूँगा। कोलोक्विल या कॉन्ट्रैक्टेड यानी बोलचाल की जो भाषा है उसमें मैं लेना चाहूँगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि अगर हम मॉडल के द्वारा कोई ऐसा एक सेंटेंस बना रहे हैं जो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, तो उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे couldn't you help him, couldn't you help him। यहाँ पे एक नाम देना चाहूँगा मैं, प्रिफरेंस का मतलब होता है वरीयता देना। अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें मॉडल की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को वरीयता दी जाती है। अगर हम नॉर्मल सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें जो अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है उसको भी यूज में लिया जाता है। बट अगर कोई बात करें कि कोलोक्वियल यानी कि बोलचाल की भाषा में, या फिर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं जो हम स्पोकन में काम में लेते हैं, तो इसमें जो मॉडल है उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को यूज में लिया जाता है। ये अपने मॉडल से संबंधित कुछ जनरल रूल थे। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट वीडियोज होगा उसमें हम एक एक मॉडल को लेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब अगर मैं मॉडल की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहूँ तो मॉडल जो शब्द है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मॉडल की चार जो विशेषताएं मुख्य हैं उनका हमने अध्ययन किया, उसमें मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि जो मॉडल है उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। दूसरी बात, मॉडल के बाद
अपन अगर मॉडल की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करें तो जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें प्रेफरेंस दिया जाता है उसको। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ तो जो मॉडल है उसके साथ हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के साथ हमें उसका यूज करना चाहिए। एक बात इसके संदर्भ में ये होती है कि मॉडल पे नंबर, पर्सन और जो जेंडर है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये मॉडल के कुछ जनरल रूल थे। अब जो मॉडल शब्द है, इस मॉडल शब्द की जो उत्पत्ति है वो मूड शब्द से हुई, और मूड का मतलब होता है मनोभाव, यानी मन के भाव। हमारे मन के अंदर जितने भी इमोशन होते हैं, खुशी के, दुख के, गम के, आश्चर्य के, उन मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए मॉडल का यूज किया जाता है। तो अब हम धीरे धीरे हमने देखा कि मॉडल है वो वर्ब का ही एक चैप्टर है, वर्ब से इसका जन्म होता है। वर्ब है उसको दो भागों में बांटा गया, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई और एक इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को इसे अलग इसलिए किया जाता है क्योंकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब और साइक्रिया दोनों ही रूपों में किया जाता है, और मॉडल वर्ब है उसका प्रयोग ओनली फॉर इसका प्रयोग साइक्रिया के रूप में किया जाता है, एक दो अपवाद को छोड़कर, इसलिए इनको दो भागों में बांटना जरूरी हो जाता है। अब अपना जो पहला मॉडल है वो आता है कैन, और अब हम बारी बारी से इन मॉडल का अध्ययन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इन मॉडल के बारे में थोड़ी सी हिंट आपको और दे दूं मैं। कैन, कुड, विल, माइट, और एक मॉडल लिखना चाहा मैंने मस्ट, यहाँ पे मैं देना चाहूँगा शुड, शैल, ought to और नीड। आप सोचेंगे कि मैंने अधूरे मॉडल क्यों लिखे। आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स की अगर मैं बारीकी से अध्ययन करना चाहूँ तो मैंने ये पाया कि ये जो चार मॉडल हैं इनको अधिकतर पूछा जाता है। इन मॉडल के क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जाम में पुटअप होते ही हैं। उसमें एक आता है पुट, एक आता है कैन, एक आता है विल, एक आता है माइट और एक आता है मस्ट। जो क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट कॉमन जो मॉडल हैं उनमें नाम आता है शुड, शैल, ought, नीड। तो आप कहेंगे कि क्या दूसरे जो मॉडल बच्चे उनके प्रश्न नहीं आते क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। जितना मेरे पास अनुभव है उसके आधार पे जितने भी मैंने पेपर देखे हैं उनके आधार पे मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, निश्चित कह सकता हूँ एकदम से निश्चित होकर कि ये जो मॉडल हैं इनके प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और ये जो मॉडल हैं ये कॉमन है, कई बार इनको पूछ लिया जाता है, कई बार नहीं पूछ लिया जाता। दिमाग में आएगा कि क्या हम इतने मॉडल का अध्ययन करेंगे? नहीं, हम पूरे मॉडल पढ़ेंगे। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ें प्लीज़ आप इन पे फोकस ज़्यादा कीजिएगा। और अब जो अपना ये मॉडल का चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो जब हम कैन से शुरू करेंगे तब तक आप मुझे अनुमति दें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। लेकिन वीडियो को आप अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।